स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस। पार्ट 12। विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां यानी स्पेशल सेंसेस। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं जिनके द्वारा विशिष्ट अनुभूतियां निम्न होती हैं, जैसे आँख देखने की अनुभूति, जीभ स्वाद की अनुभूति, कान सुनने की अनुभूति, त्वचा स्पर्श की अनुभूति, नाक गंध की अनुभूति। आँख आई। ये दो अमूल्य नाजुक अंग हैं। प्रत्येक आँख खोपड़ी की ऑर्बिटल अस्थिय गुहिका में पीछे से वसा के पैड द्वारा सुरक्षापूर्ण स्थिति में रहती है। आँखों के उपांग यानी एसेसरी ऑर्गन्स। ये आँखों की सुरक्षा में सहायक होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 भौं यानी आईब्रो, जो चोट का तीव्र प्रकाश और कपाल के पसीने से आंख की रक्षा करती है। नंबर 2 पलक यानी आईलिड, ऊपरी और निचली प्रत्येक के सिरे पर नेत्रलोम की एक कतार होती है, जो धूल कीटों और तीव्र प्रकाश के आंखों में प्रवेशित होने की रोकथाम करके सुरक्षा प्रदान करती है। पलकों के झपकाने से अश्रु आंखों के सामने से हटते और उसे स्वच्छ करते हैं। नंबर 3 नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा, श्लेष्मा युक्त झिल्ली की एक परत होती है जो पलकों का अंदरूनी अस्तर बनाती है और चक्षुपटल यानी कॉर्निया को छोड़कर संपूर्ण आंख पर आच्छादित रहती है। नंबर 4 अश्रु ग्रंथि और अश्रुवाहिकाएं यानी टीयर ग्लैंड एंड डक्ट्स, आंख के ऊपरी बाह्य कोने पर स्थित अश्रु ग्रंथि से अश्रु निकलते हैं और आंख के सामने का भाग धोते हैं तथा उसे नम एवं स्वच्छ रखते हैं। अतिरिक्त अश्रु अश्रुवाहिकाओं के द्वारा नाक की ओर से बहते हैं। नंबर 5 नेत्र गोलक की पेशियां यानी मसल्स ऑफ द आई वॉल। नेत्र कोटर से 6 पेशियों द्वारा नेत्र गोलक संबंधित रहता है। यह पेशियां नेत्र गोलक की ऊपर से नीचे कोने से और कोने तक तथा तिरछी हलचल का कार्य सामंजस्य पूर्वक करती हैं। सामान्यतया दोनों आंखें आपस में समांतर हलचल करती हैं। जब नेत्र गोलक की पेशियां अच्छी तरह से एक साथ कार्य नहीं करती, तब दोनों आंखें समांतर नहीं रहती हैं। इसको भेंगापन यानी स्क्विंट कहते हैं। भेंगापन दोषपूर्ण आंख के ठीक होने तक सही आंख को वस्त्र द्वारा ढक कर रखने से सुधारा जा सकता है। शल्य चिकित्सा की जा सकती है। नेत्र गोलक आई बाल, यद्यपि हमें इसका सिर्फ सामने का भाग दिखाई देता है, तथापि नेत्र गोलक का आकार वन व्यास की गेंद के समान रहता है। इसके पीछे की ओर से ऑप्टिक स्नायु डंडी के समान संबंध रहता है। नेत्र गोलक की 3 परतें होती हैं। इनकी बनावट निम्न प्रकार है। नंबर 1 श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, यह रेशेदार मजबूत ऊतक की बनी बाह्य परत होती है। इसका रंग सफेद होता है और इसमें सामने की ओर पारदर्शक झरोखा रहता है, जिसे चक्षुपटल यानी कॉर्निया कहते हैं। इसमें से होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। चक्षुपटल के चोट या बीमारी की वजह से क्षतिग्रस्त होने पर वह अपारदर्शी हो जाता है तथा आंखों की रोशनी चली जाती है और अंधत्व हो जाता है। नंबर 2 रंजित पटल यानी कोरॉइड, यह मध्य परत होती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है और इसमें काफी मात्रा में रक्त वाहिकाएं रहती हैं। आंख के सामने की ओर यह एक वृत्ताकार पेशी परितारिका यानी आइरिस से जुड़ा होता है। परितारिका के मध्य में एक छिद्र रहता है जिसे पुतली यानी पिपिल कहते हैं। अंधेरे में अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए पुतली विस्फारित होती है तथा अति प्रकाश होने पर संकुचित होती है। पुतली के पीछे की ओर एक पारदर्शी अंग रहता है जिसे लेंस कहते हैं। इसका आकार फोकस करने के लिए बदलता रहता है। नंबर 3 दृष्टिपटल यानी रेटिना,
यह नेत्र गोलक की अंदरूनी परत होती है। यह विशिष्ट प्रकार के प्रकाश संवेदनशील ऊतक से बनता है। दृष्टिपटल कैमरे की फिल्म के समान तस्वीर खींचता है और ऑप्टिक स्नायु के माध्यम से मस्तिष्क की ओर भेजता है। विजुअल पर्पल, यह दृष्टिपटल में उपस्थित रंजक होता है और मंद प्रकाश में दिखाई देने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसको उत्पन्न करने के लिए विटामिन ए आवश्यक होती है। आहार में विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी हो जाती है। दृष्टि की यांत्रिकी यानी क्रियाविधि या मैकेनिक्स ऑफ साइट। दृष्टि के लिए सर्वप्रथम प्रकाश आवश्यक होता है, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो अथवा कृत्रिम प्रकाश। इसकी किरणें वस्तुओं से टकराती हैं और आंखों की ओर परावर्तित होती हैं। आंखों में प्रवेशित होकर प्रकाश दृष्टिपटल सामने की ओर का नेत्रद्रव पुतली लेंस और पीछे की ओर के नेत्रद्रव के पार गुजरता है और दृष्टिपटल से टकराता है। गुजरने की प्रक्रिया और दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए प्रकाश की किरणों में मुड़ाव होता है। यदि नेत्र गोलक अधिक लंबा या अधिक छोटा हो तो प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल के सामने की ओर और अथवा पीछे की ओर फोकस करती हैं। व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की असामान्यता होती है। इसके सुधार के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता होती है। लेंस का लचीलापन वृद्धावस्था की जगह से कम हो जाता है वृद्धावस्था की वजह से कम हो जाता है तथा फोकस के समायोजन हेतु मुड़ता नहीं है। इसकी वजह से पढ़ते समय चश्मा लगाने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों की आंख में मोतियाबिंद यानी कैटारेक्ट विकसित हो जाता है। इसका अर्थ है लेंस का चमकीलापन कम होना तथा वह बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर मात्रा में प्रकाश किरणों को आंखों में प्रवेशित करने होने देता है। पुतली का रंग काला न दिखाई देकर भूरा या श्वेत दिखाई देता है। शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस निकाल दिया जाता है। इसकी जगह पर नवीन कृत्रिम लेंस या चश्मे का उपयोग किए जाने पर व्यक्ति पुनः देख सकता है। कान द ईयर, कान के निम्न भाग होते हैं जैसे नंबर 1 बाह्यकर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर, नंबर 3 अंदरूनी कर्ण यानी इंटरनल ईयर, नंबर 4 श्रवण स्नायु और मस्तिष्क में स्थित श्रवणीय केंद्र यानी ऑडिटरी नर्व एंड हियरिंग सेंटर इन द ब्रेन। बाह्यकर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर निम्न भागों से बनता है। नंबर 1 कर्णपाली यानी पिन्ना। कर्णपाली सिर के बाजू में उभरा हुआ भाग होता है। यह उपास्थि से बनता है और त्वचा से ढका रहता है। इसका कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना और कान के अंदर भेजना है। नंबर 2 श्रवण नाल यानी ऑडिटरी कैनाल। श्रवण नाल कर्णपटह की ओर जाने वाली 3 सेंटीमीटर लंबी घुमावदार नाल होती है। परीक्षण या उपचार के लिए इसे कर्णपाली तक खींचकर सीधा किया जा सकता है। वयस्कों में ऊपर तथा पीछे की ओर, बालकों में नीचे तथा पीछे की ओर खींचा जाता है। श्रवण नाल का स्तर रोम और मोम ग्रंथि युक्त त्वचा से बनता है। रोम और मोम ग्रंथि की श्रवण नाल में घुमावदार रहते हैं तथा कर्णपटह की कीटों और बाह्य पिंडों से सुरक्षा करते हैं। कभी कभी मोम सख्त होकर डांट लगा देता है। इससे ध्वनि तरंगों का मार्ग बंद हो जाता है और बहरापन आता है। सख्त मोम यानी हार्ड वैक्स को तेल की बूंदों के द्वारा मुलायम किया जाता है और पिचकारी द्वारा निकाला जा सकता है। नंबर 3 कर्णपटह यानी ईयर ड्रम। अस्थि के छिद्र पर तनी हुई झिल्ली होती है। जब ध्वनि तरंगें इससे टकराती हैं तब कर्णपटह कंपन करता है। चोट या बीमारी के कारण इसमें छिद्र होने के फलस्वरूप बहरापन हो जाता है। मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर। यह एक छोटी हवा से भरी हुई गुहिका होती है तथा कपालस्थि के अंदर स्थित होती है। इसमें 3 छोटी अस्थियां होती हैं। ये कर्णपटह से कंपनों को अंदरूनी कर्ण तक पहुंचाने में श्रृंखला के समान कार्य करती हैं।
मध्य कर्ण का स्तर श्लेष्मा युक्त झिल्ली से बनता है और यूस्टेशियन नली के द्वारा यह गले के ऊपरी भाग से संबंधित रहता है। सिर्फ निगलने के समय को छोड़कर इसका मुंह सदैव बंद रहता है। निगलते समय कुछ मात्रा में हवा इसमें से गुजरती है। कर्णपटह को स्वतंत्रता पूर्वक कंपन करने के लिए अंदरूनी हवा का दबाव और बाह्य हवा के दबाव का समान होना आवश्यक है। अंदरूनी कर्ण यानी इंटरनल ईयर, यह भी कपालास्थि के अंदर स्थित रहता है, किंतु इसमें द्रव भरा रहता है। यह मध्य कर्ण से अस्थि के झिल्ली युक्त छिद्रों के द्वारा संबंधित रहता है, जिन्हें अंडाकार झरोका यानी ओवल विंडो और गोल झरोका यानी राउंड विंडो कहते हैं। अंदरूनी कर्ण के भाग निम्न होते हैं, जैसे नंबर 1 कॉक्लिया या कर्णावत। यह एक छोटे संघ की खोल के आकार का होता है। इसमें सुनाई देने के लिए स्नायु सिरे होते हैं। नंबर 2 वेस्टिब्यूल या कोटर। अंडाकार झरोखों के पीछे की ओर स्थित छोटी सी गुहिका होती है। नंबर 3 अर्धवृत्ताकार नाले यानी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ऊपर की ओर, पीछे की ओर तथा बाजू की ओर घूमती हुई सब नालें कोठर से संबंधित रहती हैं। इनमें भरा हुआ द्रव हमारे स्थिति परिवर्तन के साथ ही अपना स्थान बदल देता है। ये संवेदन पश्च मस्तिष्क की ओर जाते हैं। इसमें हमें हमारी सीधी उल्टी या आड़ी शरीर स्थिति का ज्ञान होता है और संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। श्रवण स्नायु यानी ऑडिटरी नर्व, यह अंदरूनी कान से मस्तिष्क में स्थित सुनाई देने के और संतुलन बनाए रखने के केंद्रों तक संदेश ले जाती हैं। सुनाई देने की यांत्रिकी या श्रवण क्रिया, मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग। वायुमंडल के कंपन द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगों को कर्णपाली द्वारा एकत्रित किया जाता है और श्रवण नाल की ओर भेजा जाता है। इसकी वजह से कर्णपटह में कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मध्य कर्ण की 3 छोटी अस्थियों के सहकंपनों के द्वारा अंडाकार झरोखों की झिल्ली तक पहुंचाए जाते हैं। इस झिल्ली के कंपन कॉक्लिया में भरे द्रव में हलचल उत्पन्न करते हैं। कॉक्लिया में स्थित श्रवण स्नायु सिरे इस द्रव हलचल से उत्तेजित होते हैं और श्रवण स्नायु के माध्यम से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यहाँ सुनाई देने वाले संवेदनों का अर्थ समझा जाता है। नाक यानी नोज, वातावरण से वायु शरीर में नाक द्वारा ही अंदर जाती है। नासिका या नाक वायु का स्वाभाविक प्रवेश द्वार है। मुंह से श्वास लेना अस्वाभाविक क्रिया है। बाहरी नासिका का नाक का दृश्य भाग है। नासा गुहिकाएं यानी नेजल कैविटीज एक उपास्थि नेजल सेप्टम के द्वारा निर्मित होती हैं। नाक की नलिकाओं यानी नॉस्ट्रिल्स के अगले छिद्र अग्रनासा द्वार यानी एंटीरियर नेयर्स कहलाते हैं, जबकि पीछे की तरफ के छिद्र पश्चनासा द्वार यानी पोस्टीरियर नेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। नासिका का ऊपरी भाग खोपड़ी के आधार पर स्थित एथमॉइड अस्थि द्वारा बनता है और निचला भाग मुंह के ऊपरी भाग पर स्थित कड़े एवं नरम तालुओं द्वारा बनता है। गुहिका की पार्श्वीय दीवारें मैक्सिला एथमॉइड अस्थि के ऊपरी एवं मध्य नेजल कोंकी और निचले कोंका द्वारा बनती हैं। पूरी नासिका गुहिका रोम युक्त श्लेष्मा झिल्ली से ढकी रहती है। इसमें बहुत अधिक केशिकाएं यानी कैपिलरीज होती हैं, जिससे काफी रक्त मिलता है। नासिका गुहिका में अग्रनासा द्वार एवं पश्चनासा द्वार के अतिरिक्त कुछ और भी छिद्र यानी ओपनिंग्स होते हैं, जो कि खोखली अस्थियों से बनते हैं। अस्थियों के इन खोखले स्थानों को पैरानेजल साइनस कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं, जैसे मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस और स्फिनॉइड साइनस। नाक द्वारा अंदर ली गई या अंतःश्वसित हवा यानी इंस्पायर्ड एयर को नाक की श्लेष्मा नम करती है,
नासिका गुहिका की कोशिकाओं में बहने वाला रक्त ऊष्मा बढ़ाता है तथा रोम और बाल छानते या शुद्ध करते हैं। नाक में सूंघने या घ्राण यानी स्मेल की शक्ति होती है। सुगंध अथवा दुर्गंध का ज्ञान नाक द्वारा ही होता है। सूंघने की क्रिया के लिए पदार्थ या वस्तु का गैस रूप में होना जरूरी है। वाष्पशील पदार्थों में प्रायः तीव्र महक होती है। सूंघने का कार्य घ्राण तंत्रिकाओं यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स की संवेदनाओं पर निर्भर करता है, जो कि मस्तिष्क के घ्राण केंद्र तक आवेगों को पहुंचाते हैं, जहां पर इनका विश्लेषण होता है और हम गंध का अनुभव करते हैं। गंध को अप्रिय, बदबू, दुर्गंध अथवा प्रिय, खुशबू या सुगंध के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कुछ व्यक्ति गंध का अनुभव नहीं कर पाते हैं, जबकि नाक की श्लेष्मा की सूखने या सर्दी जुकाम में प्रदाह होने से भी गंध अनुभव की शक्ति कमजोर हो सकती है। जीभ यानी टंग। जीभ या जिह्वा स्वाद का विशेष अंग है। यह मुख के भीतर रहती है और इसका स्थान मुख गुहा यानी ओरल कैविटी का निचला तल है। जीभ दो प्रकार की पेशियों यानी बहिस्थ पेशी यानी एक्सट्रिंसिक मसल्स तथा अंतस्थ पेशी यानी इंट्रिंसिक मसल्स से बनी होती है। जीभ हायोइड अस्थि और मैंडिबल से जुड़ी रहती है। इसका कुछ भाग परिवर्तित श्लेष्मा झिल्ली से ढका रहता है, जिस पर उभार होते हैं, जिन्हें पैपली कहते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष क्षेत्र में, जिन्हें स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स कहते हैं, पूरी जीभ पर काफी मात्रा में फैले रहते हैं। ये कलियां सामने की ओर छोटी तथा पीछे की ओर बड़ी होती हैं। जीभ के मुक्त भाग के नीचे एक अंत्रचंद्र के आकार की श्लेष्मा झिल्ली होती है, जो कि जीभ की निचली परत से मुंह के तल तक फैली होती है। इसे फ्रेनुलम कहते हैं। स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, क्योंकि स्वाद कलियों पर स्वाद तंत्रिकाएं होती हैं। विभिन्न स्वाद के स्नायु विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। स्वाद एक कठिन ज्ञान है। इसमें स्पर्श ज्ञान तथा गंध ज्ञान शामिल होता है। स्वाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट। प्रारंभिक स्वाद 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा और नमकीन। जीभ के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ टंग। नंबर 1, भोजन के चबाने यानी च्युइंग में सहायक होती है। नंबर 2, जीभ भोजन के निगलने यानी स्वॉलोइंग में सहायता देती है। नंबर 3, जीभ से श्लेष्म एवं सीरस द्रव यानी म्यूकस एंड सीरस फ्लूइड का स्राव होता है, जिससे मुख तर एवं नम रहता है। नंबर 4, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। नंबर 5, जीभ से स्पर्श ज्ञान होता है। ताप, शीत, कड़ेपन, कोमलता, दाव, पीड़ा आदि संवेदनाएं जीभ के द्वारा मालूम हो जाती हैं। नंबर 6, जीभ बोलने या उच्चारण में सहायक होती है। त्वचा यानी स्किन। त्वचा स्पर्श इंद्रिय है तथा इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। त्वचा के उद्दीपन से हमें निम्न संवेदनाओं का अनुभव होता है, जैसे स्पर्श, ताप एवं शीत, दाव, पीड़ा एवं वेदना। त्वचा में तंत्रिका तंतुओं के अंतिम भाग का एक जाल सा बिछा रहता है, जो कि विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इन्हें संग्राहक या रिसेप्टर कहते हैं। विशेष प्रकार की संवेदनाओं के लिए विशेष प्रकार के संग्राहक अंग होते हैं, जैसे स्पर्श के लिए त्वचा में स्पर्श कणिकाएं यानी टच कार्पसल्स होती हैं। स्पर्श ज्ञान के समुचित विकास से कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर सकता है तथा वैज्ञानिक, कुशल शिल्पी, चित्रकार आदि बन सकता है। Please see the description for more information.